जंग की चिंगारी, तेल की महंगाई पर असर। $126 पहुंचा, क्या 140 है तैयार? दुनिया में तनाव, बाजार में बढ़ती मार। किसकी चाल भारी, सियासत या व्यापार? तेल, ताकत और स्टेट ऑफ ट्रंप। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। जी हां, मिडिल ईस्ट एक बार फिर से दुनिया की धड़कन बढ़ा रहा है। निगाहें टिकी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जहां पर सकरा समुद्री रास्ता दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाता है। यहां अगर एक जहाज भी रुकता है तो दुनिया भर के पेट्रोल पंप पर असर दिखता है। यही वजह है कि जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, तेल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं, बेलगाम हो रही हैं। एक तरफ अमेरिका की सख्त रणनीति, दूसरी तरफ ईरान की खुली चेतावनी। बातचीत के रास्ते खुले जरूर हैं, लेकिन भरोसा कमजोर पड़ा है। फोन पर डिप्लोमेसी हो रही है, जमीन पर सख्ती कम नहीं हुई। प्रस्ताव आ रहे हैं, आखिर कब तक यह मामला खिंचतान में फंसा रहेगा? बाजार बेचैन है। तो इस बीच ट्रंप ने हॉर्मुज के नक्शे में स्टेट ऑफ ट्रंप का ऐलान कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह आग और भड़केगी? क्या तेल $140 प्रति बैरल का आंकड़ा छू सकता है? क्योंकि सच यही है कि जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, वो आपके घर, आपके किचन, आपकी जेब, आपके दिमाग तक पहुंच जाता है। जी हां, समझिए, अगले घंटे लगातार इसी का विश्लेषण, इसी का एनालिसिस करेंगे। एक बड़ा पैनल में जुड़ेगा। लेकिन जंग की चिंगारी और तेल बहुत महंगा हो गया, दुनिया में तनाव है, बाजार में अब मारामार मच गई है। तनाव की वजह से पूरा संसार कांप रहा है, बाजार हिले हुए हैं। जिम्मेदार कौन है? सत्ता या तकरार, और या फिर ट्रंप की जिद? जी हां, अगले एक घंटे लगातार इसका पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। और समझिए कि युद्ध से तेल में आग कैसे लगी है, कच्चा तेल कैसे अनकंट्रोल्ड हो रहा है। दर्शकों, ये आपको मैं समझाने जा रहा हूं ग्राफिक के जरिए, जरा समझिएगा और देखिएगा, ताकि आप ये समझ पाए कि ट्रंप की जिद और ईरान की जिद ने कैसे पूरी दुनिया को अब मुश्किल में डाल दिया है। क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फ्यूल महंगा होने का मतलब है कि फल फूल, सब्जियां, राशन, सब कुछ महंगा हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपोर्ट पर बेस्ड होता है, ट्रांसपोर्ट के भरोसे चलता है। जी हां, 4 साल में कच्चा तेल सबसे ज्यादा महंगा हुआ है। जंग में कच्चे तेल की कीमत $126 प्रति बैरल पहुंच गई है। मार्च 2022 के बाद सबसे ऊंचा स्तर तेल का पहुंचा, और यह देखने को मिला। पिछली कीमतों के मुकाबले 7% बढ़कर $126.20 प्रति बैरल हो चुकी है तेल की कीमतें, कच्चे तेल यानी क्रूड की कीमतें। 8 मार्च 2022 को तेल की कीमत $127.98 प्रति बैरल थी। बीते हफ्ते तेल की कीमत करीब $100 के पास थी। तेल की कीमत इतिहास में सबसे ज्यादा साल 2008 में पहुंची थी। दर्शकों, तब कच्चा तेल करीब $147 प्रति बैरल पहुंच गया था। हॉर्मुज बंद रहा तो इसके $200 प्रति बैरल तक जाने की आशंका है। और हॉर्मुज खुलेगा नहीं खुलेगा, सवाल बड़ा यही है, क्योंकि न तो ट्रंप मानने को तैयार है, ना ईरान झुकने को। ऐसे में किस तरह से अब ये क्रूड के प्राइसेस दुनिया को जलाने जा रहे हैं? जी हां, महायुद्ध तेल की कितनी कीमतें बढ़ा रहा है, ये आपको बताने जा रहे हैं। कितनी कीमतें बढ़ी हैं, तारीख के साथ बताएंगे, कीमत भी दिखाएंगे। और समझिएगा कि कैसे क्रूड के पंख लग गए हैं, और क्रूड को अगर पंख लगा तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये जंग रुकनी चाहिए। जी हां, स्टेट ऑफ ट्रंप आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज हुआ करता था, जिसको ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया है कि इट्स अ स्टेट ऑफ ट्रंप। और आप समझिए, ये देखिए, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, ये ट्रंप साहब ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे पोस्ट किया है, और जिसके जरिए वो ये बताना, समझाना और एक मानसिक दबाव डालना चाहते हैं ईरान के ऊपर, मिडिल ईस्ट के ऊपर, कि भाई ऐसा है कि अब शांति प्रक्रिया तो आगे नहीं बढ़ने वाली है, अब सख्ती होगी,
कार्रवाई होगी, हमला होगा और इसीलिए तेल की कीमतें सर पर भाग रही, दुनिया भर के शेयर मार्केट क्रैश कर रहे हैं और जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, तेल बेचने वाली कंपनियां, उन पर इतना ज्यादा दबाव है, दबाव भारत में भी है। बड़ा सवाल ये, क्या 29 अप्रैल बीत चुका है, चुनाव बीत चुके हैं, क्या अब सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अनकंट्रोल करने जा रही है? खबरें आ रही हैं कि जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं बहुत घाटे में। ईरान में कहां कहां पेच फंसा हुआ है, किस मसले पर दिक्कत हो रही है, आइए आपको वो डिटेल समझाने और बताने की कोशिश करते हैं किस तरह से मामला आगे नहीं बढ़ पाया। जी हां, वॉल पर आइए दर्शकों। परमाणु प्रोग्राम, अमेरिका ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद करे, यह बात अमेरिका कह रहा है, ईरान मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा पेच यहां फंसा हुआ है। इसके अलावा एक और नैरेटिव है जो आपको समझना चाहिए। ईरान कह रहा है सिर्फ 5 साल ही रोक पाएंगे, हमेशा के लिए नहीं, वो भी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम हम चलाने जा रहे हैं। इसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यूरेनियम भंडार को लेकर भी खींचतान मची हुई है। अमेरिका कह रहा है 400 किलो यूरेनियम अपने पास चाहता है। ईरान ने साफ कह दिया कि भाई 400 किलो क्या 4 ग्राम आपको यूरेनियम हम नहीं देने वाले हैं। दिस इज आवर यूरेनियम एंड वी विल डिसाइड व्हाट टू डू विद दिस। जी हां, अगले पॉइंट पर आते हैं। होर्मुज का खुलना बहुत जरूरी है। ईरान कह रहा है पाबंदियां हटे तभी रास्ता खुलेगा। अमेरिका कह रहा है पहले समझौता करिए, दस्तखत करिए, अग्रीमेंट बनाइए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे होर्मुज खुलेगा कि नहीं। पाबंदियां हटाने की मांग जरूर हो रही है। जी हां, ईरान कह रहा है लगे हुए सभी सैंक्शंस, पाबंदियां हटा दी जाएं, $20 अरब की जब्त रकम है उसको भी मिले। लेकिन अमेरिका कहता है इतनी आसानी से तो नहीं देने वाले। युद्ध का हर्जाना भी मांग रहा है ईरान। ईरान कह रहा है $270 अरब मुआवजे की मांग उसने की है, लेकिन अमेरिका इस पर भी चुप है। रीजनल इन्फ्लुएंस, अमेरिका हिजबुल्लाह हमास को समर्थन कम करे, यह बात कही जा रही ईरान से। ईरान कह रहा है भाई हिजबुल्लाह हमास हमारे प्रॉक्सी हैं, उनके साथ तो हम रहेंगे, उनका समर्थन हम देते रहेंगे। और इसीलिए लेबनान पर इजराइल के हमले अभी भी मुसलसल लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, दुनिया में तेल का महाखेल हो रहा है। सबसे बड़े तेल भंडार दुनिया में कहां है, फटाफट आपको बता दूं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी हां, 300 अरब बैरल तेल से ज्यादा वेनेजुएला के पास है। एक ह्यूज भंडार इनके पास है। अगला मुल्क जहां पर बहुत असीमित तेल भंडार है, सऊदी अरब। 260 से 270 अरब बैरल कच्चा तेल इनके पास है। इसके बाद नंबर आता है कनाडा का, जो अमेरिका का पड़ोसी है, उसके पास 170 अरब बैरल क्रूड है। तो सोचिए कनाडा के पास इतना सारा तेल है और अमेरिका परेशान है। ईरान की बात करते हैं। जी दर्शकों, अगला मुल्क आपकी स्क्रीन पर ईरान। ईरान के पास 150 से लेकर 160 अरब बैरल तेल है, यानी हालात खराब है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लॉक है, तेल निकल नहीं पा रहा। इराक की बात करते हैं, अगला मुल्क। 140 से 150 अरब बैरल इराक के पास भी है। हल्का मत समझिएगा हॉर्मुज लॉक होने का मतलब। जी हां, रशिया की बात करें, रशिया में 108 अरब बैरल है, कुवैत में 101 अरब बैरल है और यूएई के पास 98 अरब बैरल तेल है। यानी दुनिया का टोटल जो क्रूड है उसका 45% क्रूड एग्जिस्ट ओनली इन गल्फ मिडिल ईस्ट। तो समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर लॉक हुआ है तो दिक्कत कितनी बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में तेल भंडार की बात हमने कर ली, कितनी तेल सप्लाई मिडिल ईस्ट से दुनिया में होती है वो डेटा आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। दर्शकों, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। ये भंडार आपने देख लिया, दुनिया में तेल का जो महा भंडार था उसके बारे में बता दिया, लेकिन कितनी तेल सप्लाई कहां होती है मिडिल ईस्ट से वो भी देखिए। जी हां, दुनिया का करीब आधा तेल लगभग 48% मिडिल ईस्ट से आता है, जो कि मैंने आपको बताया था 45% जो बोला था, 48% 2-3% आगे पीछे होता है, प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। दुनिया को मिलने वाले हर 3 में से 1 बैरल तेल में करीब 35% यहीं से आता है, यानी 1/3 कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम गल्फ। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, ईरान जैसे बड़े देश यही हैं। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। यह अमाउंट बढ़ भी सकता था लेकिन हालात ठीक नहीं थे, इसलिए यहां तनाव बढ़ते ही दुनिया भर में तेल महंगा हो गया। तेल की कीमतों पर असर डालने में ओपेक क्या है, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, तेल उत्पादक जो मुल्क हैं, उनको ओपेक कहा जाता है। एक संगठन है जो क्रूड को कंट्रोल करता है। जी हां, आगे बढ़ते हैं। जंग में तेल का खेल भी हो रहा है और ईरान से कितनी तेल सप्लाई होती है दर्शकों, ग्राफिक के जरिए आपको वो भी बताने और समझाने की मैं कोशिश करूंगा ताकि आप ये पूरा खेल समझिए। आपकी स्क्रीन पर अभी वो ग्राफिक्स आने जा रहे हैं, देखिए। जंग में तेल का खेल, ईरान से कितनी सप्लाई होती है। ईरान दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। ईरान रोजाना करीब 30 से 35 लाख बैरल तेल पैदा करता है, विच इज ह्यूज। दुनिया को रोज करीब 15 से 20 लाख बैरल तेल देता है, सप्लाई हो रही है। वैश्विक तेल सप्लाई यानी ग्लोबल तेल सप्लाई में ईरान की हिस्सेदारी करीब 4% के आसपास है, जो बहुत होती है। पाबंदियों की वजह से इसका एक्सपोर्ट सीमित हो गया है। अगर पाबंदियां हटे तो सप्लाई काफी बढ़ सकती है। चीन, भारत, कुछ एशियाई मुल्क इसके प्रमुख ग्राहक है जो बड़े पैमाने पर कच्चा तेल ईरान से खरीदते हैं। लेकिन हालात होर्मुज पे खराब है, जिसकी वजह से लगातार वहां पर अब सप्लाई बाधित हुई है।
जी हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है जो अब स्टेट ऑफ ट्रंप हो गया है। ट्रंप साहब की सनक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्टेट ऑफ ट्रंप क्या है आपको समझाते हैं दर्शकों। देखिए, आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो सुना ही है, लेकिन स्टेट ऑफ ट्रंप क्या है वो ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है और कैसे हो गया। जी हाँ, स्टेट ऑफ ट्रंप कोई नया नाम नहीं है, आधिकारिक जगह भी नहीं है। ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला रास्ता था, एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई जो ट्रंप साहब ने की है। उसमें देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, मेरे ठीक नीचे स्टेट ऑफ ट्रंप लिखा हुआ है। बेसिकली स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इसका नक्शा बदलकर, इसका नाम बदलकर ट्रंप साहब ने इसको शेयर किया है। नक्शे में हॉर्मुज का नाम बदलकर स्टेट ऑफ ट्रंप कर दिया, जिसके बाद से ईरान लगातार नाराज है। ईरान से बातचीत अब फोन पर हो रही है। ट्रंप साहब ने कहा कि वी आर नॉट फ्री, वी कैन फ्लाई 18 आवर्स अ डे, सो हम फोन पर ही बात करेंगे, क्योंकि मुलाकात से लंबी दूरी की यात्रा में दिक्कतें आती हैं, शेड्यूल बिगड़ जाता है। ईरान ने पाकिस्तान से अमेरिका को नया प्रस्ताव भी भेजने की बात कही है। ईरान के नए प्रस्ताव से ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं है। प्रस्ताव को स्वीकार होने की संभावना भी बेहद कम नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से रवैया ईरान का है और अमेरिका का है, ऐसा लगता नहीं कि वाकई में सीज़फायर पे बात हो रही है। सिर्फ कागजी कार्रवाई है जो आगे भी चलती रहेगी। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए तेल क्यों अहम है, यह समझना बहुत जरूरी है। और इसके बाद हम पैनल का रुख करेंगे। दीपक मेरे प्रोड्यूसर हैं मेरे साथ। इसके बाद इस ग्राफिक के बाद हम पैनल के पास जाएंगे। दर्शकों देखिए, वजह नंबर 1 क्या है? भारत 80 से 85% तेल बाहर से खरीदता है। जी हां। वजह नंबर 2, क्यों तेल भारत के लिए अहम है? पेट्रोल डीजल महंगा तो महंगाई भी ज्यादा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी, चाहे खाने पीने का सामान हो या बाकी चीजें। वजह नंबर 3, ट्रांसपोर्ट महंगा तो सामान भी महंगा। वजह नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, इंडस्ट्री और बिजली जो तेल वहां पर बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री डंप हो जाएगी अगर सप्लाई नहीं होगी, और अगर सप्लाई होती है, महंगी कीमत पर होती है, तो वो इन्फ्लेशन, वो बढ़ी हुई प्राइसेस ग्राहकों पर ट्रांसफर होते हैं। जी हाँ, ये 5 वजहें बहुत क्रूशियल हैं जो अभी तक हमने आपको बताई और दिखाई। यानी अगर फ्यूल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो हर चीज महंगा होगा, क्योंकि बिना ट्रक, बिना गाड़ी, बिना ट्रेन के दुनिया नहीं चलती। जी हाँ, अब सर्वे का रुख करते हैं। जी हां, सर्वे आ चुका है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका व्यू क्या है, हम बताने जा रहे हैं। सर्वे का सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। जी हां, मिडिल ईस्ट में युद्ध से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को आप कैसे देखते हैं? सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस कच्चे तेल की उछाल को कैसे देखते हैं? सर्वे क्या कहता है आइए बताते हैं। 25% लोग कहते हैं पूरी तरह से ये रणनीतिक दबाव है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं। दर्शकों 28% लोग कहते हैं कुछ दिनों का उछाल है, जब युद्ध खत्म होगा चीजें नॉर्मल होंगी, थिंग्स विल सेटल। युद्ध से ग्लोबल असर पड़ा है, 45% लोग कह रहे हैं कि ग्लोबल इंपैक्ट की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। कुछ नहीं कह सकने वालों की तादाद सिर्फ 2% है। अगले सवाल पर आते हैं। जी हां, सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, युद्ध से तेल की कीमत बढ़ रही है, क्या जल्दी $140 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी? ये सवाल बहुत क्रूशियल है, जवाब सुन लेते हैं। क्या कह रहे हैं आप दर्शक हमारे, क्या कह रहे हैं? जी हां, वो कह रहे हैं हां तेजी जारी रहेगी, 40% लोग ये कह रहे हैं। अब नहीं बढ़ेगी, 24% लोग कह रहे हैं। कुछ हद तक बढ़ेगी, ये 30% लोग कह रहे हैं। और कुछ हद नहीं कह सकने वालों की तादाद 6% है, जिनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है। सवाल नंबर 3 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर आइए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्या तेल की कीमतों पर कूटनीतिक फैसले का सीधा असर दिखाई दे रहा है? बहुत क्रूशियल सवाल है। सर्वे क्या कहता है वो भी दिखा देते हैं आपको। जी हां, इस सवाल का सर्वे कह रहा है कि सही और प्रभावी रणनीति 34% लोग कह रहे हैं, हालात और बिगड़ेंगे 52% लोग कह रहे हैं, ह्यूज नंबर्स, जोखिम भरा कदम हो सकता है ये 11% लोग कह रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते वालों की तादाद 3% है। अगले सवाल पर आते हैं दर्शकों। जी हां, अगला सवाल, कच्चा तेल 4 साल में सबसे महंगा यूएस ईरान युद्ध में हुआ, आपकी राय क्या है? लोग जानना चाहते हैं। लोगों ने जवाब भी दिया दर्शकों। अर्थव्यवस्था पर असर होगा 19% लोग कहते हैं, ज्यादातर लोग 17% लोग ऐसे कह रहे हैं जो ज्यादा असर नहीं होगा, ये चीज मैनेजेबल है। महंगाई और बढ़ेगी 64%, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि क्रूड महंगा है, और कुछ नहीं कह सकने वालों की तादाद 0, 0, 0 है। जी हां, सर्वे आपने देख लिया और इस सर्वे के जरिए आपने यह भी समझ लिया कि आखिर क्या। अगला सवाल सर्वे का क्या था? हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ ट्रंप नाम से नक्शा बनाना कितना सही है, गलत है? इस पर भी दर्शकों की हमने राय ली है, इस पर भी हमने सर्वे किया है। सर्वे क्या कहता है? ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नाम बदल के स्टेट ऑफ ट्रंप कर देना बहुत गैर जिम्मेदाराना है। सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है, 36% लोग कह रहे हैं। इससे तनाव और बढ़ेगा, 34% कह रहे हैं। कुछ नहीं कह सकने वालों की तादाद 16, यानी 34% और 36% का देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन 34% लोगों को, दर्शकों को ये लगता है कि इससे तनाव बढ़ेगा, जो कागजी कार्रवाई चल रही सीज फायर की वो खत्म हो जाएगी। जी हाँ, एक बड़ा पैनल दर्शकों मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। आंकड़े हमारे फैसला, आपका स्वागत कीजिए
एम्बेसडर गौरीशंकर गुप्ता साहब का सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर एमजे ऑगस्टिन विनोद मेरे साथ है, फॉर्मर इंडियन फोर्स ऑफिसर हैं, फाइटर जेट पायलट है, ही फ्लोट मिग 21। पूर्णिमा नाथ आपको दिखाई देंगी तस्वीरों में, ये लीडर है रिपब्लिकन पार्टी की, अमेरिका से लाइव जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा अरविंद सिंह तेजावत साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ऑलवेज हैप्पी एंड फ्रेश, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, विदेशी मामलों के जानकार है। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मेजर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, नामकरण भारत में ही हो रहे थे, अमेरिका ने भी शुरू कर दिया है। देखिए, ट्रम्प साहब तो जब से आए हैं नामों को चेंज करने में लगे हुए हैं। हाँ, पहले तो उन्होंने स्टेट ऑफ द गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका किया, हाँ, और अब इन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को स्टेट ऑफ ट्रम्प बना दिया। तो वो तो कुछ भी लिख सकते हैं, अपना एक्स हैंडल पे वो फ्री है लिखने के लिए। लेकिन ये एक इंटरनेशनल ज्योग्राफी है, उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर एग्री होगी तभी नाम चेंज होगा। तो ये चेंज तो है नहीं, ये तो एक जोक सा लग रहा है कि उन्होंने भी शायद एक ह्यूमरस मूड में डाल के लिखा होगा, या फिर पता नहीं कोई ईरान के ऊपर तंज कसा होगा। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इस तरह की चीजें उनको करनी भी नहीं चाहिए। ऐसा लगता है जैसे कोई बचपनापन उनमें हो और उसी तरह की हरकतें वो कर रहे हो। ये इतने जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये सब शोभा नहीं देता। ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विथ मी। पूर्णिमा गोपीनाथ जी भी जुड़ चुकी हैं अमेरिका से, हमारे साथ लाइव हैं, रिपब्लिकन पार्टी की लीडर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम, वेरी गुड इवनिंग टू, इट्स गुड इवनिंग इन इंडिया। सो बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और मैम आपके पास ही मैं आ रहा हूँ, ट्रम्प साहब इतने ज़्यादा सनक में हो गए हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नाम बदल दिया, नो मो हैशटैग कोट अनकोट गुड गाय, बंदूक के साथ फोटो डाल देते हैं, स्टेट ऑफ ट्रम्प नाम बदल देते हैं। हालत खराब हो रही है वहां पर, आप सीज फायर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और आप इस तरह से खुलेआम इतना प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रेशर डिप्लोमेसी आप चला रहे हैं ईरान के साथ, क्या ही ठीक कर पाएंगे आप? दुनिया भर में क्रूड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, आप फोटो चमकाने में व्यस्त हैं। पूर्णिमा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद मैम। पहली बात तो ये, आपने जो क्वेश्चन बोले हैं उसका आंसर यही है कि आपको मैं बताऊं, 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे किंग चार्ल्स आए थे। हाँ, और स्टेट विजिट में आए थे। हाँ, और इट वाज ऑफिशियल विजिट, हमने पे किया ना, हमारे पॉकेट से, हमारे ट्रेजर से पैसा गया ना। राइट मैम। ये हमारी नौबत ऐसा आ चुकी है, जिस कंट्री से उन्होंने इंडिपेंडेंस ली हुई है 1776 में, जो 250 इयर्स की सेलिब्रेशन में, वो कंट्री की किंग आके हमारे कंट्री को याद दिला रहे हैं कि आपके जो अमेरिका की जो आवाज़ है, अमेरिका की जो भाषा है, अमेरिका की जो वर्ड्स है, वर्ड्स मैटर, वो हमें कह के गए। वो उनका अगर आपने स्पीच सुनेंगे, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। किंग चार्ल्स स्पीच वाज एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग एक्चुअली। राइट मैम। उन्होंने जोक के द्वारा उन्होंने काफी सारा जैब भी लिया है ट्रम्प को। मुझे लगता है उन्होंने शायद, उनको समझ ही नहीं आया कि जैब उनके ऊपर था। बट इन रियलिटी टुडे ऐसा सिचुएशन हो चुका है कि और किंग चार्ल्स को किंग चार्ल्स नहीं बुलाया ऑफिशियल विजिट में, उन्होंने चार्ल्स बोल के बुलाया। आई वांट टू थैंक चार्ल्स। मतलब ये इसको आप बचपना नहीं कह सकते हो। दिस इज एरोगेंस, दिस इज ईगो, एंड जो एक सुप्रीमेसी की जो एक चेहरा आपको दिखेगा, दिस इज व्हाट्स कमिंग अक्रॉस। अब जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है, या 51st स्टेट बनाना कनाडा को, या तो ग्रीनलैंड को हड़प लेना, क्यूबा को टेक क्यूबा कोट एंड कोट, एंड यहाँ पे आपको कह देना स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प, इट्स नो लॉन्गर जोक टू मी। अब वो ज़्यादा रीनेम करने में लगे हुए हैं, लेस गवर्नेंस में लगे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली एग्जीक्यूटिव टीम जो है हमारी अभी जो, और मैं भी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हूँ, because I voted for him. I Right. voted for him because of his promise. I voted for him and supported him, trusted him, and campaigned for him because what he said he's going to do. He said he's a no more war guy. He said he's going to bring down the cost. He said he's going to make our lives better. He's going to focus within. आज मुझे बताइए, within 1 year actually हुआ क्या है?
Trump family or specifically President Trump has made $4 billion, जहाँ पे लोगों को यहाँ पे गैस, ग्रोसरी, एनर्जी, हेल्थ केयर, रेंट का पैसे देने की जगह नहीं है, और रिच वर्सेस पुअर का गैप वाइडन हो चुका है। हमारे बड़े बड़े कंपनी, फेसबुक हो, amazon हो, दे आर एक्चुअली पेइंग लेस टैक्सेस। अब और टैक्स कट जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दिया है, बिग अगली बिल, थ्रू के थ्रू बिग अगली बिल to the rich and wealthy, it's permanent। अब जो नो टैक्स ऑन टिप आप कोट एंड कोट सुनते हो, नो टैक्स ऑन ओवर टाइम, दिस आर ऑल टेम्पररी। आपने 29-30 में फिर से उसको लागू करना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा बेसिकली इन हिज ओन टर्म। तो ये जो है उसमें भी कैवियट है, ऐसा नहीं कि पूरा टिप में आपने टैक्स नहीं दिया एंड एक्सेट्रा लाइक दैट। देयर सो मेनी थिंग्स दैट दे हैव यूज्ड फॉर पॉलिटिकल स्लोगन, दे आर ट्राइंग टू फूल पीपल। मैं उस वहां से बाहर निकल गई, 10 साल बहुत हो चुका है मेरे लिए। मुझे लगा I thought I have done enough for him to trust him to put him in the position, but unfortunately this is going down to the point that at this point of time he's Alright, actually consolidating power। and even इस साल में 2026 में इलेक्शन होगा या नहीं होगा वो भी नहीं पता। और ये जो 2 दिन पहले ड्रामा हुआ था वाशिंगटन डीसी होटल में, वो भी मुझे स्टेज लग रहा है। द गाय वाज इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, उसमें शूट एंड किल ऑर्डर होता है, लेकिन उसको पकड़ा गया। आप मुझे बताइए कौन है वो बंदा? वो सीआईए के साथ काम कर रहा था। तो आई डोंट नो, व्हाटएवर द केसेस, दिस डजंट लुक राइट, दिस इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टेज। प्रेसिडेंट ट्रम्प पर्दे के पीछे खड़े होकर देख रहे थे लोग क्या कर रहे थे। ही वॉज नॉट सीरियस, he was not in danger। I don't know who planned it, but he knew it, his behavior showed he knew। So all कुल मिला के जो सिचुएशन चल रहा है हमारे कंट्री में, absolutely disastrous। He is not going to stop, he's going to literally consolidate all the power, and that's where we're going, unfortunately। We have already discussed this angle, ma'am। आपने उस दिन भी कहा था कि इट माइट बी अ स्टेज फैब्रिकेटेड थिंग। अमित, एनीवेज मेरे साथ अरविंद सिंह तेजावत साहब भी हैं, और विनोद सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं थोड़ा डिफेंस के एंगल से आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन अरविंद सिंह जी का एक रिएक्शन मैं चाहता हूँ। सर, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज लॉक है, ईरान भी अड़ा हुआ है अपनी यूरेनियम प्रोग्राम को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर। ईरान, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को ज़्यादा जल्दी है ये सीज फायर की, अमेरिका पे ज़्यादा गरज है, क्योंकि ईरान बिल्कुल फॉर्म है, वो चाहता तो है सीज फायर हो जाए, लेकिन वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है पाकिस्तान से बातचीत के दौरान, अमेरिका से बातचीत के दौरान, ऐसा लगता है कि उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं। उसको पता है कि ट्रम्प साहब तो घुटनों पर आएंगे, आज नहीं तो कल। सर, you're on a mute, sir। अमित साहब, अगर ये बात हम 2-3 सप्ताह पहले करते तो शायद मुझे ऐसा लग सकता था, पर अभी मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं है। कारण ये है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सब कुछ ठीक लग रहा है इस समय, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से चाइना को काफी नुकसान हो रहा है। और जो तेल के कुएं जहां पे वो तेल पैदा हो रहा था, और ईरान में जितना उसको संभालने की कैपेसिटी है, अब वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि तेल जा नहीं रहा है और जो उसका उत्पादन है वो होता जा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि उनको बंद करना पड़ेगा, और उसमें हो सकता है कि पानी वानी भर जाए, तो उसके कारण उसको वापस ठीक करने में काफी समय लगेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि ईरान की तरफ से वो डेस्परेशन दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो अगाची साहब है, वो 2-2 बार वहां पे पाकिस्तान होके आ रहे हैं, रूस जा रहे हैं, और दुनिया के काफी तमाम मुल्कों से वो बात कर रहे हैं। तो उससे लग रहा है कि इस समय शायद अर्जेंसी ईरान को है, और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को इसलिए थोड़ा सा वो कंफर्टेबल है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो वेनेजुएला वगैरह से जो उसके पास जो पेट्रोलियम आ रहा है, जो क्रूड ऑयल आ रहा है, वो काफी अच्छी कीमत में वो इंटरनेशनल मार्केट में उसको बेच रहा है। और आपको अभी याद होगा कि अभी रिसेंटली उन्होंने जापान को भी एक तेल का टैंकर भेजा है, और वो ऐसी ही बातचीत वो दरअसल ऑस्ट्रेलिया और तमाम जो दूसरे जो अमेरिका परस्त जो मुल्क हैं उनसे वो बात कर रहा है। ये हमें इसलिए समझना होगा अमित साहब, क्योंकि हमें जो हकीकत क्या है वो समझना होगा। पर उसके बावजूद मुझे लगता है कि जो ईरान ने किया है वो उसने कुछ चीजें एकदम क्लियर कर दी है। पहले अमेरिका जो उसका रथ को रोकने के लिए तैयार नहीं था, उसने जिस तरीके से वो वेनेजुएला या कनाडा को जिस तरीके से धमकी दी थी,
ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जैसे था, लग रहा था कि एक दुनिया, जो एक ध्रुवीय दुनिया है वो बन चुकी है। पर ईरान ने ये साबित कर दिया है कि नहीं, ये सब नहीं होगा, आपको रोकने वाला भी कोई है। और अगर आप वहां के अमेरिका के कुछ लालची लोगों के लिए ये सब करना चाहते हैं तो उसका प्रतिरोध होगा और हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दुनिया जो एक तरफा जो होने वाली थी, उसको ईरान ने ये बता दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये दुनिया बनेगी तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ही होगी। अमित साहब। ऑलराइट, स्टे विद मी सिंह साहब, पॉइंट टेकन। विनोद सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। लेट्स डिस्कस अबाउट द पिक्चर्स विच ट्रम्प हैज पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया। सर, उसमें एक गन हाथ में है, तूफान आ रहा है, नोमो, मिस्टर नाइस गाय, इस तरह के जो सूचक होते हैं ये बताते हैं कि कुछ नया होने वाला है। यह एक इशारा है कि ईरान के साथ अगर सीज फायर वाला जो मुहिम वो चला रहे हैं नहीं हो पाता है तो क्या अमेरिका फिर से इक्विप्ड हो रहा है लड़ाई करने के लिए? क्या सेकेंड राउंड जो ईरान के साथ होने वाला है वो और ख़तरनाक होगा, या ये सिर्फ एक माइंड गेम है जो ट्रम्प साहब खेल रहे हैं? हाउ डू यू रीड इट सर? धन्यवाद, आपने बुलाया मेरे को। देखिए, तीन चीजें हमें सख्त समझना है। पहली बात, कुछ मित्र हैं डीसी से, मैं उनसे आज वार्तालाप कर रहा था, मैडम भी इस बात से एग्री करेंगी या वाकिफ होंगी ऑलरेडी। आज ग्राउंड रियलिटी क्या है वो समझना है। देखिए, जो ब्लस्टर है ट्रम्प साहब का, जो नाम चेंज करते हैं, ये सारी चीजें जो हैं, इसको एक अंग्रेजी में एक वर्ड है रूज, RUSC, तो रूस की तरह देखना चाहिए, क्योंकि इस ब्लस्टर के पीछे, इस ब्लस्टर से या ऐसे जो क्लाउनरी जिसको कहते हैं, उससे फायदा क्या हो रहा है? उससे हम आप जैसे जो चैनल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उस चीज पे बोला जाते हैं, उस चीज को डिस्कस करते हैं, और जो अंडरलाइंग चीज है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, उस पे हम समय कम दे पाते हैं, हम उसको मिस और कर देते हैं। वो 3 बिंदु सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा बिंदु क्या है? जो 20% ऑयल का जो हम निर्भरता दिखाते हैं हॉर्मुज में, उसको कंट्री वाइज जगह जब हम स्प्लिट करते हैं, कौन सी कंट्री हॉर्मुज पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है? सबसे अव्वल नंबर पे आता है जापान। जापान, कतर का गैस, कुवैत का ऑयल और UAE का ऑयल, इन पे बहरीन से भी, बापको से भी काफी ऑयल लेते हैं वो लोग। 90% वो डिपेंडेंट है। इंडिया 60 से 65% हम डिपेंडेंट है। चाइना लगभग 40% डिपेंडेंट है। तो ये 20% का जो नंबर है वो अक्रॉस द बोर्ड है। हमें कंट्री वाइज देखना होगा। जो कि हम इंडिया में बैठे हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा? ये जो केंद्र बिंदु आज के डिस्कशन का, वो देखते जाइए। ये इलेक्शन खत्म होती लगभग हमारे जो पेट्रोल की और जो डीजल की कीमतें जो हैं, 70 से 80% बढ़ेगा, बढ़ना ही है उसे, क्योंकि अभी तक ये इलेक्शन के चक्कर में हम ये मात झेल रहे हैं। ये आपके जेब पे, मेरे जेब पे पड़ने ही वाला है, पड़ना लाजमी है, और अब सरकार लाएगा कहाँ से? ये हो गया। अगर हम गरीबों पे या मिडिल क्लास के जो असर है उस पे अगर बात करें, मिलिट्री स्पेसिफिकली, अगर मिलिट्री, जो मैं क्लाउनरी की बात कर रहा हूँ, वो एक तरह का फॉग है जो ट्रम्प साहब ने पूरी दुनिया में बिछाया हुआ है, जिसपे प्राइम टाइम चल रहा है। उस फॉग की ग्राउंड रियलिटी क्या है? नेवल ब्लॉकेड आज के तारीख में, मैं पिछली बार भी कह रहा था, 2 वाल्व की तरह है। पहला वाल्व जो है ईरान है। आप ईरान को आप फिरौती देते हैं तो ईरान छोड़ देता है कुछ शिप, जिसको अमेरिका रोक देता है। तो डबल वाल्व के बाहर कोई शिप निकल नहीं रहा है। 10,000 से ज्यादा पर्सनल मिडिल ईस्ट पे डिप्लॉयड हैं। C-17 पिछले 15 दिन से लगातार यूएस से आ रहे हैं, जा रहे हैं। माइन चारों तरफ पानी में माइन बिछाए गए हैं। फास्ट अटैक बोट ईरान की तरफ से भी हैं, फास्ट अटैक बोट यूएस की तरफ से हैं। कमर्शियल जो शिपिंग है, ऑयल के अलावा जो चीजें अंदर जाती हैं, एक खाना पीना हो गया, पानी हो गया, वो भी बंद है। वो भी आपके रोड के रास्ते जाता है। और दर्शकों को मैं बता दूं, जाकर के मैप उठा के देखें तो आप UAE, मैं अक्सर इनके ऊपर फ्लाइंग करता हूं, UAE के उस इलाके में, पूरा इलाका जो है पहाड़ी है, काफी पहाड़ है। 10,000 फुट तक वहां पहाड़ है। लोगों को मालूम नहीं है बात। तो वहां से गुजर के जाना इतना आसान नहीं है।
सो यूएस की स्ट्रैटेजी क्या है? आईआरजीसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेंगे और मैसिव अटैक करेंगे, जो हाइपरसोनिक वेपन है, डार्क ईगल, ये सारी जिसका जिक्र हुआ, जो हमारे पास एक ऐसा एक वेपन है करके ईरान ने जो बातें करी, उसको काउंटर करने का एक ही तरीका है, वो है फुल इन्वेजन। आप लिखित में ले लीजिए, फुल इन्वेजन होगा ही होगा अगर ये इसी लाइन पे ये चलते रहे। फुल इन्वेजन का मतलब है, और मैम को बड़ी दुख होगी बूट्स ऑन ग्राउंड, ये बात सुन फुल करके, इन्वेजन मींस अ बूट्स ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड, बॉडी बैग्स बैक होम। ये चीजें मुझे नहीं लगता किसी भी अमेरिकन को गवारा होगा वो चीज। ठीक है विनोद सर, स्टे विद मी। पूर्णिमा मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बात जो अभी तक मैंने रीड किया है पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल स्टडीज़ में, कि अमेरिकन को बॉडी बैग पसंद नहीं है। वो दुनिया में लड़ना चाहते हैं, दुनिया को कनक्योर करना चाहते हैं, दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क बनना चाहते हैं, लेकिन उनको बॉडी बैग्स पसंद नहीं आते। ऐसा होगा अगर बूट्स ऑन ग्राउंड होता है मैम, तो देयर विल बी कोलैटरल डैमेज। देखिए, अमेरिकन का एक एजेंडा आपको समझ लेना चाहिए। उनका डोमिनेंस और उनका कंट्रोल और पावर अपने कंट्री में लड़ाई करके हमारे कंट्री में लोगों को मार के नहीं है। उन अदर कंट्रीज, अदर लैंड्स, अदर पीपल, नॉन क्रिश्चियंस, नॉन वाइट्स, that's how they are established, that's how they have established their dominance। और ये डोमिनेंस खत्म हो जाएगा अगर वो किसी और कंट्री पे वो डोमिनेंस नहीं रख सकते। कल एक फीसा का एक हाउस वोट में रिपब्लिकन लेड हाउस हैज वोटेड टू कंटिन्यू द सर्वेल विदाउट एनी एफबीआई वारंट। पहले वारंट लेना होता था इंटरनेशनल सर्चेस कम्युनिकेशन पे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, कल वो भी खत्म हो चुका है। और ये मैं क्यों बता रही हूँ, these are going to impact indirectly non-US citizens in other countries as well as US citizens in this country। Let's say मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैं हूँ इंडियन बॉर्न, मेरा फैमिली रहती है इंडिया में, फ्रेंड्स रहती है इंडिया में। मैं मान लो व्हाट्सएप में कॉल करते हैं, मुझे वो टारगेट कर सकता है बिना वारंट की। मेरी कम्युनिकेशन वो सर्वेल कर सकता है। कोई उनके पास सबूत है नहीं है, फर्क नहीं पड़ने वाला। आज मैं ये सिचुएशन में हूँ कि मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ उनके पॉलिसी की निंदा कर रही हूँ, तो मुझे टारगेट बना सकता है। और आप मुझे बताइए, देयर आइडिया इज बिकॉज ऑफ काउंटर टेररिज्म। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये काउंटर टेररिज्म का सर्वेलेंस हमारे कंट्री में होना चाहिए ना। मैं तो यूएस सिटीजन में हूं ना, हमारे कंट्री में हमारे लोगों को होना चाहिए ना। तो दूसरे कंट्री में वो सर्वेलेंस क्यों लगाएंगे? आप मुझे बताइए, अमेरिका का लॉ अपने कंट्री इंडिया में कैसे लागू हो सकता है? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बन रहा है ये सिचुएशन इंटरनेशनल अफेयर में। अमेरिका ये बोलेंगे हमारी लॉ हर जगह में चालू हो जाएगा। ये कौन सी डोमिनेंस है? ये कौन सी दादागिरी है? ये कौन सी माफियागिरी है? ये तो चलता रहेगा। अभी जो लिटरली पैलेंटियर के बारे में बात करना शुरू हो चुका है काफी टाइम से। पैलेंटियर इज द वन, पीटर थील उनका नाम आपको एप्स्टीन फाइल में भी आया हुआ है, लेकिन देयर वोंट बी एनी इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ही इज द पर्सन हु इज एक्चुअली फर्स्ट इन्वेस्टेड एंड पेड लिटरली पैक मनी डाल के जेडी वेंस को पोजीशन में बिठाया है। So JD Vance is not somebody who has just come across. So I don't trust the guy because of the fact जो हो रहा है within the country, जो हो रहा है, this is not right for even our own country। अब आज ही सिर्फ सर्वेलेंस की बात नहीं हो रही है, आप कुछ भी थोप सकते हो किसी के ऊपर। आपको याद दिला दूं, कुछ साल पहले यूरोप में लोगों के जो विच हंटिंग करा गया था ना, दैट वाज ऑन मियर सस्पिशन। आपको कोई एविडेंस नहीं चाहिए था, आपको कोई देयर इजंट एनी ट्रायल गोइंग टू बी। अगर किसी को सस्पिशन है, आपको उस पर कोई एलिगेशन लगा देंगे, आपको मारा जाता है। गोवा इंक्विजिशन का आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए।
जब इंक्विजिशन शुरू हुआ, जब कोई नया कन्वर्ट है उसको कन्वर्ट रखने के लिए तब जो फियर टैक्टिक्स यूज करा गया था, दैट द इंक्विजिशन वही है बेसिकली। अगर आपके नेबर ने आपके और आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपका जगह हड़पना है, वो बोल देना है कि आप वापस आपके हिंदू धर्म में छुप छुप के आप पूजा कर रहे हो, अंदर बाहर तो दिखा रहे हो आप कन्वर्ट हो, उसको जाके आपको कोई ट्रायल नहीं है, देयर इज नो एविडेंस, देयर इज नो प्रूफ, देयर इज नो कम्युनिकेशन, आपको आपका जगह हड़प लेंगे, आपको मार देंगे, आपको पब्लिक स्क्वायर में आपको टॉर्चर करेंगे। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। दिस इज रेड फ्लैग लॉ जो है, दिस इज डेंजरस फॉर अस ऑल्सो। अब जो यहाँ पे लॉ है, आप मुझे बताइए वो कैसे दूसरे कंट्री में लागू हो सकता है? But the law is, this is what they are trying to do. They can surveil non-US citizens also and US citizens also in different countries for counter terrorism. अब मुझे बताइए इसमें कहाँ पे आपको सही लग रहा है कुछ? ऑलराइट मैम, ठीक है, मैं अम्बेसडर साहब के पास जा रहा हूँ। अम्बेसडर गुप्ता, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बहुत क्रूशियल बात ये भी है कि अमेरिका के पास इतने बड़े रिसर्च हेड्स हैं, इतने बड़े रिसर्च माइंड है, दुनिया भर के बड़े इकोनॉमिस्ट वहाँ बैठते हैं और दुनिया भर के पढ़ाई लिखाई वाला सारा मसला वहाँ पर है। लेकिन क्या किसी ने ट्रंप को ये सजेस्ट नहीं किया या नहीं कर रहा है कि भाई आपकी जिद की वजह से, जैसा कि विनोद सर कह रहे हैं कि देयर विल बी नाउ फुल फ्लेज वॉर, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं जाएगा, फुल इन्वेजन नहीं होगा, तो ईरान सुनने वाला नहीं, मानने वाला नहीं है। और वहाँ की टेरेन सर इस तरह की नहीं है। अफगानिस्तान का मसला आपको याद है, 20 साल तक वहाँ अमेरिका रहा, बहुत दिक्कतें हुई अमेरिका को और नेटो फोर्सेस को भी। क्या ट्रंप साहब को कोई ऐसा नहीं जो सजेस्ट करे कि भाई प्लीज गेट रिड ऑफ दिस वॉर, पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है आपकी जिद और ईरान की जिद के चक्कर में? अमित जी, अभी तो आप देखिए कि यूएस कांग्रेस में काफी हियरिंग चल रही है इस इशू के ऊपर, और उनके जो वार के मंत्री हैं उनकी भी काफी खिंचाई हो रही है, और पूरी की पूरी पब्लिक ये कह रही है कि हमारी प्राइसेस यहाँ बढ़ रही हैं, और वहां पे पर्टिकुलरली गैस की प्राइसेस 33-40% बढ़ चुकी हैं, बाकी चीजों की प्राइसेस बढ़ रही हैं। मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है अमेरिका में, तो इन सब की वजह से प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर काफी प्रेशर है कि आप इस युद्ध को बंद करें, ये हमारा युद्ध नहीं है, हमारे हित में नहीं है, ये कहा गया उनको बिल्कुल क्लियरली। ये उनके भी समझ में आ रहा है कुछ हद तक, वो भी नहीं चाहते कि युद्ध आगे बढ़े, लेकिन उसका एक समाधान मिले जो ऑनरेबल समाधान हो, और उस समाधान को लेकर के वो पब्लिक को कह सके कि हमने ये अचीव कर लिया है, तो वो अभी तक उनको नहीं मिल रहा है। अभी जो प्रेसिडेंट पुतिन से उन्होंने 90 मिनट का फोन कॉल किया है, उसमें जरूर इस समाधान ढूंढने का कोशिश की होगी उन्होंने कहा होगा कि आप यूक्रेन के ऊपर हम जो है थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं, उनको ज्यादा मदद नहीं करेंगे, और आप जो है ईरान के इशू को उनको ईरान के साथ, और आप जानते हैं रशिया के बड़े प्रगाढ़ संबंध हैं, आप उनके ऊपर प्रेशर डालिए और उनको कहिए कि जो एनरिच्ड मटेरियल है जो 450 किलोग्राम है, वो शायद वो सरेंडर कर दें, हो सकता है वो रशिया उसको ले ले और वहाँ वो इंटरनेशनल कस्टडी में रहे, और उसके बाद ईरान के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाएं कि इससे ज़्यादा आप एनरिचमेंट नहीं करेंगे। तो इस तरह का कोई एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन अगर मिल जाएगा तो वो जरूर इस पे ऊपर एक्ट करेंगे। अभी तो वो यही कह रहे हैं कि जब तक ये सोल्यूशन नहीं मिलता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ब्लॉक रहेगा। अब उसमें भी अमित जी एक बड़ा प्रश्न ये पैदा हो रहा है, मैंने सुना है बड़े रिलायबल सोर्सेज से कि पाकिस्तान वहां डबल गेम शुरू कर चुका है। वो पाकिस्तान जो है अपने पोर्ट्स को ईरान को अलाउ कर रहा है यूज करने के लिए, और वहां से लैंड रूट से कुछ कंटेनर्स ईरान जा रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन और आगे बढ़ी तो इनका जो ब्लॉकेड है वो भी कुछ हद तक ढीला हो जाएगा, क्योंकि कुछ व्यापार जो है वो पाकिस्तान के पोर्ट्स के थ्रू लैंड रूट से तेहरान से होने लगेगा। तो ये सब चीजें बड़ी नया डायमेंशन ले रही हैं, और ईरान में तो IRGC तो चाहते ही नहीं कि कोई नेगोशिएशन हो, वो तो ये चाहते हैं कि ये सिचुएशन बनी रहे और ईरान सरेंडर बिल्कुल नहीं करे, अमेरिका सरेंडर करे। तो ये जो सिचुएशन है ये बड़ी मुश्किल की सिचुएशन है, जिसको हम कहते हैं कि स्टेलमेट, जिसको हम चेस के गेम में कहते हैं ना, स्टेलमेट आ गया। अब उसी तरह का स्टेलमेट इसमें आया हुआ है, और इसी वजह से उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है
और कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि अमेरिका इस समय पे बहुत ज़्यादा एक्शन लेगा, बम्बार्डमेंट करेगा, मेरे को नहीं लगता। क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने भी उनको चेतावनी दे दी है कि अगर आपने फिर से अटैक किया और हैवी एक्शन लिया तो उसके परिणाम बड़े भयंकर हो सकते हैं और सिचुएशन जो है वो बियॉन्ड कंट्रोल जा सकती है। ये बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला है। तो मैं समझता हूं कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं कुछ जी। दिनों और इंतजार करेंगे, ब्लॉकेड को रखेंगे और ईरान की इकोनॉमिक सिचुएशन को और बिगड़ने देंगे और वो चाहेंगे कि उसके बाद ईरान एक ऑनरेबल एग्जिट मांगे और उसके ऊपर हम एग्री करके आगे बढ़े। तो ये मेरा असेसमेंट है इस सिचुएशन का। लेकिन इस बीच में इकोनॉमिक सिचुएशन ग्लोबली बहुत खराब होती जाएगी और प्राइसेस बढ़ेंगी, इकोनॉमीज डाउन होंगी, भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसमें। ऑलरेडी काफी अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है कई सेक्टर्स में भारत में, और ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो और ज्यादा इसका असर हमारे देश में सब जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है मेजर साहब, अमित जो आप जी। बात कह रहे हैं वो बिल्कुल खबर सही है। 3000 वेसल्स थे जो कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के हैं, उनको 6 रूट्स के जरिए, रोड के जरिए वो सारे वेसल्स का जो सामान है वो ईरान पहुंच रहा है और इसके लिए बहुत भारी भरकम कस्टम ड्यूटी पाकिस्तान ले रहा है, डॉलर कमा रहा है। अरविंद सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक चीज, एक और फिनोमेना देखने को मिला है कि ये जंग चल रही है, दुनिया भर के देश जो अमेरिका को अपना दोस्त, अपना साथी, अपना मुंसिफ बताते हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं जता रहा है, मतलब कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। मिडिल ईस्ट भी रो रहा था, अब मिडिल ईस्ट भी बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। ईरान, इराक, तेहरान, अबू धाबी, सबका नुकसान हो रहा है, सबके क्रूड फंसे हुए हैं, सबके रिफाइनरीज में आग लगी हैं, उनके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बर्बाद हो चुके हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लॉक है, हजारों वेसल्स वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन कोई मुल्क हिम्मत नहीं कर रहा है कि अमेरिका से बात कर ले। एक कार्टेल फॉर्म नहीं हो रहा है। जैसे अब एशियन कंट्रीज है तो जापान है, भारत है, और भी कंट्रीज है, ब्रिक कंट्रीज हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, G20, G8 हैं, ये सब मिलकर अमेरिका पर दबाव डाल सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई फिक्रमंद नहीं है, सिर्फ पब्लिक पर लोड डाल देना, जी क्रूड कम आ रहा है, जी प्राइसेस बहुत ज्यादा है, पेट्रोलियम कंपनियों पर ज्यादा लोड हो रहा है, प्राइस बढ़ा दो। वो तो पश्चिम बंगाल में चुनाव थे सर, 5 राज्यों में चुनाव थे, सरकार ने नहीं बढ़ाया। तेजाब साहब, मुझे लगता है अब तो मुझे लगता है 1 हफ्ते में अब ऐलान सरकार कर ही देगी कि भाई पेट्रोल 130 रुपए लीटर हो गया। कोई बात क्यों नहीं कर रहा अमेरिका से सर? ये क्या डर है लोगों को? जी बिल्कुल अमित साहब, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद सरकार एक बार वापस तेल की कीमतों के बारे में सोचे, पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, इसका एकदम साफ साफ सा कारण है। क्योंकि जो छोटे मुल्क हैं वो अगर अमेरिका के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनकी तो सुनी नहीं जाएगी, और जो बड़े देश हैं उनके कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हैं वो अमेरिका से जुड़े हुए हैं। अगर मान लो चीन ही देखे हैं, इस पूरी लड़ाई में अगर किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है तो वो चीन भी है। पर चीन इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जब अगले महीने वहां आएंगे तो उसके बाद में वो बहुत सारी तमाम चीजें हैं। क्योंकि अगर चीन अमेरिका से अपने सारे ही रिश्ते खराब कर लेगा तो जो वहां इतना जो माल बनता है चीन का, सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही है जी। वो फिर कहाँ खपाएगा? उसे पता है कि ईरान जाके उसे खपाया नहीं जा सकता है। भारत भी जानता है जो उसका 1/5 जो ट्रेड है वो अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ हो रहा है तो वो क्यों करेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से किसी भी तरीके की ऐसी चीज की या सलाह देगा? और पाकिस्तान के मामले में भी हमें पता है जब अरविंद जी, उसको बिल्कुल वक्त नहीं बचा है, बेलआउट मेरे पैकेज प्रोड्यूसर चाहिए। कह रहे हैं आई हैव टू रैप द शो। जी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद सर बहुत बहुत शुक्रिया, मेजर साहब आपका भी शुक्रिया, प्रेमा मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं।